जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आईएफए डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हमारी इस पॉलिटी की सीरीज़ के अंदर आज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो बच्चों, ये फिर से राज्यसभा से रिलेटेड होने वाली है। लास्ट वीडियो के अंदर देखिए हम लोगों ने लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में बात की थी कि लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हमारे, जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, उनके बारे में बात की थी। आज हम लोग राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे। तो राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है बच्चों, उनको क्या कहा जाता है? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ठीक है जी। तो इनकी क्या पावर्स होती है, कैसे इलेक्शन होता है, कौन बंदा हमारा चेयरमैन बनता है, इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो देखिए, सबसे पहले तो देखेंगे कि पहले हम चेयरमैन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, मेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनके बारे में हम पहले बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनकी पोजीशन देखिए भाई, कौन होते हैं वो तो हम जानते ही हैं कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही एक्ट करते हैं एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जी हाँ, इस बात को याद रखेंगे। एक डिफरेंशिएशन का पॉइंट बताता हूं मैं आपको। देखिए, लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर, वो लोकसभा का ही एक एमपी होता है। अगर डिप्टी स्पीकर होते हैं तो वो भी लोकसभा का ही एक एमपी होता है। राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, चेयरमैन, ये राज्यसभा के एमपी नहीं होते बच्चों, ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो जो भी पर्सन हमारे देश में हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनता है हमारे देश का, वो डायरेक्टली ही क्या बन जाते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन। इज इट क्लियर? ये इनकी एक पावर है कि जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो डायरेक्टली ही क्या बन जाएगा? राज्यसभा का चेयरमैन। अब राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन भी होता है बच्चों, वो भी राज्यसभा का एक एमपी होता है। सो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन। बाकी सब, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, या राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हो, वो सब उसी हाउस के एमपी होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा का एमपी लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता बच्चों, और लोकसभा का एमपी राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन नहीं बन सकता है। इज इट क्लियर? तो हमने क्या सीखा अब तक यहां से कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट क्या बनते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन। क्लियर होगी बात? अब इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, सो देखिए, राज्यसभा के चेयरमैन के कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या चुनते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। हम लोग वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं बच्चों, और वाइस प्रेसिडेंट ही क्या बन जाते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन। इज इट क्लियर? तो राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट का कोई चुनाव नहीं होता है। चुनाव होगा वाइस प्रेसिडेंट का। वो हम जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है जी। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है जो PRSTVS के थ्रू किया जाता है बेसिकली, जिसके अंदर हमारी लोकसभा और राज्यसभा के सभी एमपीज वोट डालते हैं ना। ये हम वाइस प्रेसिडेंट की वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो वहां से वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है, और वो क्या बनते हैं फिर? राज्यसभा के चेयरमैन। तो राज्यसभा के चेयरमैन का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है बच्चों। कब तक सर्व करते हैं? सर्व्स एज लॉन्ग एज वाइस प्रेसिडेंट इज इन ऑफिस। जब तक ये पर्सन, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, जब तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, तब तक ये राज्यसभा के चेयरमैन रहेंगे। अगर ये वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं रहे तो ये राज्यसभा के चेयरमैन भी नहीं रहेंगे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है टेन्योर। डज नॉट वेकेट्स अनलेस रिमूव्ड एज वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67 के अंडर। इस पर थोड़ी बात करते हैं। देखिए बच्चों, राज्यसभा के एमपी का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 6 साल का। राज्यसभा के एमपी का टेन्योर कितना होता है? 6 साल का। बट हमारा ये जो राज्यसभा के चेयरमैन चुने गए हैं, ये क्या चुने गए थे? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? 5 साल का। तो अगर कोई पर्सन पूरे 5 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं तो वो पूरे 5 साल तक ही राज्यसभा के चेयरमैन भी रहेंगे। क्लियर होगी बात? अब इनका जो रिमूवल होता है वो एज राज्यसभा के चेयरमैन की तरह नहीं होता है ना। राज्यसभा के चेयरमैन का रिमूवल नहीं है, इनका रिमूवल होता है एज वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि इनको चुना क्या गया है? वाइस प्रेसिडेंट। तो इनको हटाया भी किस पोस्ट से जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट से ही हटाया जाएगा। तो इनका जो रिमूवल है वो भी हमने डिस्कस किया वाइस प्रेसिडेंट वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ इनको रिमूव किया जाता है बच्चों, है ना। इफेक्टिव मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ हाउस बेसिकली, या इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। तो हम टोटल मेंबर्स में से वैकेंसी को माइनस कर देते हैं, तो जितने एमपी बचते हैं हमारे पास, उसका 50% से ज्यादा से इनका रिमूवल होता है। बट याद रखेंगे, राज्यसभा के चेयरमैन का, ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इनका रिमूवल प्रोसीजर ओनली राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से स्टार्ट नहीं हो सकता बच्चों। क्लियर होगी बात? इतनी बातें मैंने आपको सारी वाइस प्रेसिडेंट की वीडियो में बता रखी है बच्चों। ठीक है, तो टेन्योर क्या है? 5 साल का। जब तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक ये चेयरमैन रहेंगे। क्लियर? उस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि राज्यसभा के एमपी का कार्यकाल तो 6 साल का होता है, तो चेयरमैन का कार्यकाल भी 6 साल का होगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है जी, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रिमूवल, हाँ जी, कैन ओनली बी रिमूव्ड इफ द वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड। अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिमूव कर दिया गया है तो ही इनका रिमूवल होगा भाई। ठीक है, अदरवाइज इनका रिमूवल नहीं होता है बच्चों। एक सेकेंड, हाँ जी, अब देखिए जरा, रिमूवल कैसे होगा? वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होगा, इसका मतलब चेयरमैन का रिमूवल हो गया। चेयरमैन का रिमूवल का कोई प्रोसीजर नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होगा, है ना, क्योंकि वही तो है चेयरमैन हमारे।
मे पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स एज ए मेंबर विदाउट वोटिंग राइट्स, ठीक है, तो वो वोट डालने का अधिकार नहीं होता, अदरवाइज ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब इनका रिमूवल भी चल रहा होता है बेसिकली तब भी। अब अगर हम वोटिंग राइट्स की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर है स्पीकर की तरह इनकी पावर्स, डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट कैन कास्ट ए वोट इन द केस ऑफ अ टाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट। भाई अगर राज्यसभा के अंदर कोई बिल के ऊपर वोटिंग चल रही होगी तो जब वो फर्स्ट वोटिंग चल रही है ना तो तब ये अपना वोट नहीं डाल सकते हैं, बट अगर उस बिल के ऊपर टाई हो जाता है तो उस केस में ये अपना वोट डाल सकते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कास्टिंग वोट। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको कास्टिंग वोट कहा जाता है कि भाई ये या तो फेवर में डाले या अगेंस्ट में डाले, वो इनकी मर्जी होती है, बट फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डाल सकते हैं ये। जनरल जो बिल पास हो रहे थे राज्यसभा के अंदर कास्टिंग वोट डाल सकते हैं टाई के केस में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम बात करें पावर्स और ड्यूटीज के बारे में। सो चेयरमैन की क्या क्या पावर्स होती है, देखिए हम वाइस प्रेसिडेंट की पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम चेयरमैन की पावर की बात कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट की पावर हमने डिस्कस कर ली। अब देखिए पावर्स एंड ड्यूटीज क्या क्या है। सबसे पहले तो पावर कहां से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से, आरपीसी से, रूल ऑफ प्रोसीजर कोड और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से। इनको गार्डियन कहा जाता है हाउस के प्रिविलेजेस का, एमपीज के क्या क्या प्रिविलेज होते हैं, राज्यसभा के क्या प्रिविलेज होते हैं, उसका गार्डियन कहा जाता है राज्यसभा के चेयरमैन को। मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम, स्मूथली वर्किंग करता रहे राज्यसभा का हाउस बेसिकली। उसके बाद फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स, राज्यसभा को लेकर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स दिए गए हैं या आरपीसी के अंदर रूल्स दिए गए हैं तो उसका फाइनल इंटरप्रेटर यही होते हैं बच्चों कि सब कुछ सही तरीके से है, कानूनी तरीके से है या नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, adjourns the house or suspends meetings for the lack of quorum 1/10 of total strength। मैंने आपको लोकसभा के केस में बताया था ना कि भाई अगर कोई बिल पास करना है तो मिनिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए जी, तो 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। और ये ऐसा चेक करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। सो सेम राज्यसभा में भी यही है बच्चों। अगर राज्यसभा के अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, मान लीजिए कोई वोटिंग चल रही है किसी भी तरीके से या किसी बिल पे डिस्कशन भी है, तो उसके लिए एक मिनिमम जो है वो कोरम मेंटेन करना होता है, तो वो कोरम राज्यसभा के केस में भी 1/10 ही है बच्चों, दैट इज 1/10 ऑफ 245। तो मिनिमम 25 मेंबर्स यानी कि चाहिए होंगे आपको हाउस की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए बच्चों। इज इट क्लियर। तो ये ऐसा मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, चेयरमैन की। नेक्स्ट है डिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्शन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कई बार रिपीट कर चुका हूं, प्लीज ध्यान से इस बात को समझ के चलिएगा भाई, ठीक है, कि दो तरह से डिस्क्वालिफिकेशन है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन थे अलग अलग ग्राउंड्स के बेसिस पर, भाई कोई एमपी अनसाउंड माइंड है, कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है ना, उस केस में जो डिसाइडिंग पावर होती है डिस्क्वालिफिकेशन की वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि इस एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो प्रेसिडेंट उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और ये एडवाइस ईसीआई की बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। लेकिन अगर किसी एमपी के ऊपर डिफेक्शन के चार्ज लगे हुए हैं, दल बदल कानून के बेसिकली, बाद में पार्टी चेंज कर ली है या अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ जा रहे हैं, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन की पावर बच्चों प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, अब वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दे तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। हालांकि वो जो पर्सन जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है वो इसको जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। क्लियर होगी बात। तो डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर दो अलग अलग पावर्स हैं, मैंने कई बार रिपीट कर दी है, होप सो कि आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, कैसे इनके ऑफिस को इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियल रखा गया। तो सबसे पहले तो सैलरी अलाउंस फिक्स करता है कौन, पार्लियामेंट। चार्ज कहां पे होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, सीएफआई पे। कैन नॉट प्रिसाइड ओवर राज्यसभा व्हेन ए रिमूवल रेजोल्यूशन इज अंडर कंसीडरेशन, एक्ट्स एज ए नॉर्मल मेंबर विदाउट वोटिंग राइट्स। तो इम्पार्शियल कैसे रखा गया कि अगर इनका खुद का रिमूवल प्रोसीजर डिस्कस किया जा रहा है तो ये उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्ट नहीं करेंगे और वोट भी नहीं डालेंगे बेसिकली बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है रैंकिंग। सो देखिए इनको सेकंड रैंक किया जाता है वैसे तो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ पर, ठीक है, और होल्ड्स पोजीशन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट को सेकंड रैंक किया जाता है, चेयरमैन की कोई अलग से रैंकिंग नहीं है। ये देखिए चेयरमैन की कोई अलग से रैंकिंग नहीं होती है बच्चों, बस क्योंकि चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट को हमने सेकंड रैंक कर रखा है बेसिकली प्रेसिडेंट के बाद बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है कोरम फॉर ज्वाइंट सिटिंग, तो वो भी नहीं क्या, अब देखिए डज नॉट प्रिसाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग, स्पीकर कंडक्ट्स दीस सेशंस। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ठीक है, कि अगर कभी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी आर्टिकल 108 के अंडर, कभी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा कौन, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है बच्चों प्रेसिडेंट। सम्मन कौन करेगा दोनों हाउसेज को, प्रेसिडेंट। पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, स्पीकर। कौन होगा, स्पीकर। वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, और वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन कभी भी
जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? इस बात को याद रखें क्योंकि वो इस हाउस के मेंबर नहीं होते ना बेसिकली, तो इसलिए प्रिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर डिप्टी चेयरमैन वो भी नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे किसी एक मेंबर को जो प्रिसाइड करेगा। इज इट क्लियर? इस ऑर्डर को याद रखिएगा बच्चों। ठीक है जी, तो ये जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब डिप्टी चेयरमैन के बारे में। चेयरमैन की इतनी पावर्स होती हैं, सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया बेसिकली कि वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन बनते हैं। कब तक रहेंगे वो चेयरमैन? जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। रिमूवल भी चेयरमैन की पोस्ट से नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिमूवल होगा इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ। अगर रिमूवल हो जाता है तो वो चेयरमैन की पोस्ट भी ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डिप्टी चेयरमैन के बारे में, बेसिकली राज्यसभा के। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए इलेक्शन, इलेक्टेड बाय द राज्यसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, वैकेंसी फिल्ड सिमिलरली। हाँ जी, तो डिप्टी चेयरमैन कौन बनेगा? डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का ही एक एमपी बनेगा बच्चों। राज्यसभा का ही एक एमपी क्या बनेगा? डिप्टी चेयरमैन। इज इट क्लियर? लोकसभा का एमपी डिप्टी चेयरमैन नहीं बन सकता भाई। लोकसभा का एमपी स्पीकर बन सकता है, डिप्टी स्पीकर बन सकता है। डिप्टी चेयरमैन कौन बनेगा? राज्यसभा का ही एक एमपी। चुनाव कैसे होता है? चुनाव होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ। सिंपल मेजोरिटी के साथ बच्चों इलेक्शन होता है डिप्टी चेयरमैन के लिए। सिंपल मेजोरिटी क्या है? सिंपल मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 50% से ज्यादा। इज इट क्लियर? तो इससे इसका चुनाव, इनका चुनाव होता है। वैकेंसी, वैकेंसी क्या भाई? राज्यसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर टू फिल द डिप्टी चेयरमैन वैकेंसी। वैकेंसी कैसे भाई? रिजाइन कर दे। रिजाइन किसको करेंगे? चेयरमैन को। ठीक है जी, और इनका रिमूवल हो जाए, बेसिकली डेथ हो जाए, तो उस केस में क्या होगा भाई? दोबारा किसी एमपी को, राज्यसभा के किसी एमपी को क्या इलेक्ट कर लिया जाएगा? डिप्टी चेयरमैन। फिर से सिंपल मेजोरिटी से चुनाव हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्रिसाइडिंग ड्यूटीज की बात करें, परफॉर्म्स ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन व्हेन द ऑफिस इज वेकेंट और व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। अब हम वाइस प्रेसिडेंट की इस पावर के बारे में जानते हैं ना कि अगर कभी प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाए, प्रेसिडेंट को इंपीच कर दिया जाए, वो रिजाइन कर दे, उनका रिमूवल हो जाए या डेथ हो जाए, तो ऐसे केस में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट। उस केस में चेयरमैन का ऑफिस तो खाली हो गया ना, और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली है वैसे तो, बट चेयरमैन का ऑफिस खाली होने पे तो डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं फिर हाउस को, और वो सभी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं जो चेयरमैन की होती है। याद रखेंगे, ये डिप्टी चेयरमैन जब चेयरमैन की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये चेयरमैन की बस ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन गए हैं। कहीं आप सोचो कि भाई चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो ये तो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, नहीं नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है, बस ये ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे क्योंकि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या बन गए हैं? प्रेसिडेंट। तो चेयरमैन का ऑफिस खाली था तो उनकी ड्यूटीज परफॉर्म करता है कौन? डिप्टी चेयरमैन, वो भी सिर्फ इस केस में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है रेजिग्नेशन। अभी मैंने बताया रेजिग्नेशन सबमिटेड टू चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं राज्यसभा के। इज इट क्लियर? अच्छा, चेयरमैन किसको रेजिग्नेशन सबमिट करेगा? क्या डिप्टी चेयरमैन को करेगा क्या? नहीं बच्चों, चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को। इस बात को भी याद रखेंगे थोड़ा सा, क्लियर होगी बात। जैसे लोकसभा में कंपैरिजन करें आप, तो लोकसभा का स्पीकर किसको रिजाइन करता है? डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर किसको रिजाइन करेगा? स्पीकर को। राज्यसभा में थोड़ा फेरबदल है, क्यों? क्योंकि राज्यसभा में चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। तो उस पर्सन को अगर रिजाइन करना है तो वो चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन नहीं कर रहा है, वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर रहा है। तो रिजाइन किसको करेगा? प्रेसिडेंट को, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करेगा? प्रेसिडेंट को। क्लियर होगी बात। बट डिप्टी चेयरमैन किसको रिजाइन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि ये क्या है? चेयरमैन है। आई होप सो दिस इज क्लियर है ना। डिप्टी चेयरमैन किसको रिजाइन करेगा? चेयरमैन को बच्चों। ठीक है जी। बट जो चेयरमैन है हमारा, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट को। अब वोटिंग राइट्स व्हाइल प्रिसाइडिंग सेम एज डिप्टी स्पीकर, कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ओनली हैज अ कास्टिंग वोट। ये सबके लिए सेम है, चाहे स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, किसी भी बिल के ऊपर फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डाल सकते हैं, बट कास्टिंग वोट डाल सकते हैं बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल प्रोसीजर। रिमूव्ड एज पर आर्टिकल 90, कैन नॉट प्रिसाइड ड्यूरिंग रिमूवल कंसिडरेशन। सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ इनका रिमूवल होता है। बेसिकली वही सेम डिप्टी स्पीकर की तरह या डिप्टी चेयरमैन की तरह, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उनकी तरह इनका रिमूवल होता है इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ। क्लियर होगी बात। बस उसके बाद दूसरे बंदे को चुन लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ज्यादा टफ चीजें नहीं है बच्चों ये। प्रिसाइडिंग इन वेकेंट सीट्स, इफ बोथ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सीट्स आर वेकेंट, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ मेंबर फ्रॉम द हाउस। इज इट क्लियर? ना चेयरमैन है ना डिप्टी चेयरमैन है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट किसी भी एक मेंबर को क्या अपॉइंट कर देंगे एज बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और फिर वो अपनी ड्यूटीज निभाएंगे जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटीज होती है। मतलब काइंड ऑफ वो चेयरमैन एक्ट करेगा बेसिकली, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं भाई,
क्लासेस के अंदर बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अब ये ऑनलाइन में थोड़ा सा रहता है कि बच्चा डाउट एकदम ना भी ले पाए, बट ये बात याद रखिएगा कि वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन रहा है पर्सन, वो चेयरमैन की ड्यूटीज परफॉर्म करेगा बस। क्लियर होगी बात? कब तक? जब तक वाइस प्रेसिडेंट ना चुन लिया जाए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अगर चुन लिया गया तो वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? चेयरमैन। क्लियर होगी बात? तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस है जो पेपर में जब आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बट आप अपने बेसिक्स क्लियर करके चलिएगा, हर कंसेप्ट को समझ के चलिएगा आप लोग यहाँ से, तो इजी आप लोगों के लिए चीज़ है। इस बार भी आप सीडीएस का एग्जाम देखेंगे जो 2025 का भी सेकंड एग्जाम हुआ, या अभी हमारा एग्जाम हुआ बेसिकली, तो कितना मुश्किल एग्जाम था। सेकंड एग्जाम जो भी हुआ है बहुत आसान पेपर आया जीएस का, मतलब बहुत आसान भी नहीं कहेंगे बट मॉडरेट एग्जाम था। पॉलिटी तो बहुत ही आसान थी, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत आसान आई हुई है ना, ज्योग्राफी भी ठीक आई हुई है, तो ठीक आ रहा है एग्जाम बच्चों। अगर आप अच्छी खासी तैयारी में हैं तो पक्का आपका चांस है कि आपके पेपर क्लियर होंगे। अब की बार नहीं तो अगली बार, लगे रहिएगा, लंबी रेस है ना, थकना नहीं है, बस कॉन्टिन्यूअस मेहनत करते रहिएगा। क्लियर होगी बात बच्चों? तो आज की वीडियो में इतना ही था, जिसमें हमने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में पढ़ा। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो पूछ लीजिएगा बच्चों, ठीक है जी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।